नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बेसिकली ये जो करंट अफेयर्स होता है यह न सिर्फ आपके यूपीपीसीएस और आरओ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपके नॉलेज में जो भी लोग होंगे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको आप लोग ये वीडियो हमारा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक सूचना आपको देनी है कि 22 दिसंबर को दरअसल आपकी पीसीएस की परीक्षा प्रस्तावित है और ऐसे में कल हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। बहुत लंबा नहीं है वीडियो, लेकिन बहुत अच्छा वो वीडियो है जहां पर हमने कुछ विशेष बातों पर चर्चा की है कि दरअसल एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद किन किन बातों पर आपको फोकस करना है। तो उन सारी बातों पर हम लोग डिस्कस किया हमने। तो उस वीडियो को आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा। काफी कुछ जो है आपको उससे फायदा मिलेगा और काफी ज्यादा जो है उससे आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। तो आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आपका फोकस आरओ पर होगा तो आप लोग आरओ टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। और डिकोड एग्जाम पर जो अभी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, दरअसल उस पर अभी ऑफर है 500 रुपए का, यानी कि 500 रुपए का डिस्काउंट है। फीस हमारी थी 1500 रुपए, लेकिन जो है ये शुल्क हो जाता है आपका 1000 रुपए का। और 1000 में आपको मिल जाते हैं 47 टेस्ट, जिसमें से 42 टेस्ट में से आपको जो है जीएस प्लस हिंदी के टेस्ट होंगे और 5 जो टेस्ट होंगे आपके वो क्या होंगे, आपके बेसिकली वो जो है आपके होंगे आपके करंट अफेयर्स के। अभी आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार पीसीएस का भी एग्जाम हुआ और बिहार पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली करंट अफेयर्स के हो, जीएस के हो, वो डिकोड एग्जाम के अलग अलग प्रोग्रामों के माध्यम से आए हुए हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर को उठाइए और वहां पर देखिए किस प्रकार से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में वहां पर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी और समझनी चाहिए। इसलिए डिकोड एग्जाम के जो फ्री इनिशिएटिव है आप उनसे जुड़ सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहे हैं उनसे जुड़ सकते हैं, पीसीएस के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से दरअसल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और करते हैं कल का रिवीजन। तो बताइए भैया जी लोग फटाफट कि आपके पास क्या कॉपी सामने है कि नहीं है। यदि आपके सामने कॉपी नहीं है, 2 कॉपी आपको रखनी है। मैंने कई बार बोला है, एक टास्क की कॉपी जिस पर मैं आपको टास्क देता हूं यानी कि होमवर्क देता हूं, और एक कॉपी आपको बनानी है पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो कि दरअसल आपके पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमने कल रिवीजन किया था। पहला प्रश्न था कि हाल ही में कहां पर हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो यह दुबई में किया गया था। कई सारे देशों के नाम लिखा था, जिसमें से दुबई एक हमारा शामिल था। हाल ही में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया गया है। इसके द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि बेसिकली आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और बेसिकली जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन जो करेगा, इसके आधार पर ये जो नया आपका विधेयक पारित हुआ है, यानी कि आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, ये बेसिकली एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एसडीएमए यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये दो जो आपके वर्क होते हैं किसमें या ध्यान से देखिएगा। एक आपका एनडीएमए और दूसरा एसडीएमए। एनडीएमए और एसडीएमए दोनों में क्या करता है, बेसिकली इस पर विशेष अधिकार दिए जाएंगे और एक नया बेसिकली जो है प्रावधान इसमें किया जाएगा सीडीएमए। क्या? सीडीएमए यानी कि सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या? सिटी, ध्यान रखिएगा, सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, अभी इसमें सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की यानी कि सीडीएमए बनाने की बात कही जा रही है। किसमें? जो अभी आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पारित किया जा रहा है। और बेसिकली इसमें जो है अलग से हर स्टेट को एक जो है अपना सशस्त्र सेना जो है डिजास्टर के लिए बनाने की घोषणा भी इसमें की गई कि स्टेट अपना जो है एक बल जो है विशेष तौर पर तैयार कर सकता है। इसके क्या कुछ प्रमुख प्रावधान होंगे हम लोग चर्चा इस पर कर लेंगे। और इसके लिए हमने आपसे कहा था कि पीआरएस की वेबसाइट होती है, वहां पर आप जा करके सारे जो है जितने भी बिल्स और विधेयक होते हैं उन पर जो है आप लोग एक बार प्रॉपर तरीके से उन पर आप लोग पॉइंट्स वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारतीय सेना के जनरल की मानद
जो है रैंकिंग प्रदान की है? तो जनरल अशोक राज सिंगडेल, और ये कौन है? ये बेसिकली नेपाल के सेनापति हैं, मतलब नेपाल के सेना के सेनापति हैं और मतलब अध्यक्ष हैं, और इन्होंने भारत और जो है नेपाल के सैन्य संबंधों को बहुत ही मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए जो है इनको यह उपाधि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ब्री यानी कि व्रिक की दूसरी वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस जो बेसिकली इलाज किया जाता है या जो मदद की जाती है, कितने रुपए की जाती है? तो ये की जाती है 1.5 लाख रुपए तक की। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कुछ ही राज्यों में दरअसल ये जो दुर्घटना वाला जो कैशलेस वाला जो प्रोग्राम है ये लागू है। अभी माननीय नितिन गडकरी जो कि आपके क्या हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि दरअसल यह योजना जो कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उनका इलाज कराया जाता है 1.5 लाख रुपए तक का, दरअसल यह योजना पूरे देश में अभी जल्दी ही लागू होने वाली, इसलिए चर्चा में रहा है, इसलिए प्रश्न हमने आपसे पूछ लिया था। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो यह जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीफा बोलते हैं, के अनुसार 2034 में बेसिकली जो आपका फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल होगा वो कहां पर होगा? तो कल हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब में होगा, ध्यान रखिएगा। और कल हमने आपको फीफा के बारे में भी कई सारे डिटेल्स में जानकारी आपको दी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल का आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा भैया। ठीक है, चलो इसके आगे, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार विश्व के लगभग कितने प्रतिशत रेतीले समुद्र तट क्या हो गए हैं, सख्त हो गए हैं? तो हो गए हैं 35%। और क्यों सख्त हो गए हैं? क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, भौतिकतावादी सोच कह लीजिए, प्रगति के कारण क्या रहा है, बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन कोस्टल एरियाज पे क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो समुद्री तटीय जो इलाके हैं वो क्या हो रहे हैं, या जो समुद्र तट है यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, सख्त हो जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर बेसिकली क्या हो रही है, बायोडायवर्सिटी जो हो रही है, क्या हो रही है, वो यहां वो जो है बायोडायवर्सिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, यानी कि जैव विविधता में कमी आ रही है। और इसके ऐसे में कहीं ना कहीं इकोसिस्टम पर भी इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ नियंत्रक क्यों महालेखा परीक्षक, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको बोलते हैं। और इनकी नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। और काफी कुछ इनको अधिकार होता है। मैंने कल आपसे कहा था CAG के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पूछता है आपके एग्जाम में इससे। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला यानी कि राष्ट्रपति। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, C राजगोपालचारी जी की जयंती कब मनाई जाती है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन आई थिंक होगा ए ऑप्शन मेरे ख्याल से। ठीक है, देखते हैं कि क्या ये सही उत्तर है। तो बिल्कुल सही बात, ए ही इसका उत्तर है। ध्यान रखिएगा, C राजगोपालचारी आपकी परीक्षा के लिए यानी कि न सिर्फ आपके प्री के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि C राजगोपालचारी पी के साथ साथ में आप मतलब प्री के साथ साथ में आपका जो है मेंस के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इनको क्या करिएगा, राइट नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए तो C राजगोपाल जी की जयंती 10 दिसंबर को मनाई जाती है। और आइए हम लोग इनके बारे में कुछ एक फैक्ट पढ़ लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट, जन्म कब होता है? 1878 यानी कि 1878 में तमिलनाडु के तोरापल्ली में इनका जन्म होता है। मृत्यु यानी कि इनका देहांत होता है 1972 में। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा, 1972 से एक फैक्ट आपको और याद आ रहा होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो पारित किया गया था यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वो भी 1972 में पारित किया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट है, वह संविधान सभा के सदस्य जो है मद्रास से चुने गए थे। यह भी प्रश्न आपके पूछ सकता है इतिहास विषय में, तो इसको याद रखना कि बेसिकली वो संविधान सभा के सदस्य कहां से चुने गए थे, तो आप उत्तर देंगे मद्रास से चुने गए थे। ठीक है, इसके अलावा 1950 तक उन्होंने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया, जो कि कई बार आपके एग्जाम पूछाता है। खासकर जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे SSC का एग्जाम हो गया, SSC का एग्जाम हो गया, उनमें बेसिकली यह वाला फैक्ट जो है ये अक्सर आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछ लिया जाता है। और पीसीएस और आरओ में भी विगत वर्षों में क्या हुआ है, पूछा गया है इससे प्रश्न, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वे भारत के क्या थे, वकील, लेखक और राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वह राजा जी नाम से भी जाने जाते थे या जाने जाते हैं। तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से
किसको राजा जी के नाम से जाना जाता है? तो सी राजगोपालाचारी जी को ही राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसका पहला पॉइंट हमने अभी कराया था आपको। यह वाला फैक्ट आपके लिए क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यह फैक्ट आपको क्या करना है, विशेष तौर पर आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी और उन्हें केंद्र सरकार में क्या उद्योग मंत्री बनाया गया था। आपको पता होगा कि जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार में किसको कौन कौन सा मंत्रालय, कौन कौन से मंत्री बनाया गया था, यहां पर बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि आज आपका टास्क है कि जो अंतरिम सरकार बनी थी, जरा टास्क नोट करिए फटाफट जल्दी जल्दी से। क्या अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार बनी आपकी, ठीक है, इसमें बेसिकली किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया? ठीक है, मंत्रालयों के नाम, मंत्रालयों, ठीक है, के नाम, ये आपको क्या करना, याद करना है। ये आपका टास्क नंबर 1 हो गया आज का। ठीक है, यानी कि ये क्या है गया, ये हो गया आपका HW यानी कि होमवर्क। ठीक है, तो जो भी जो है सरकारें थी उस समय, और उस समय किसको क्या क्या मंत्रालय दिया गया वो आपको याद करना है। ठीक है, याद रखना है। अंतरिम सरकार में चुने गए मंत्रियों के नाम और उनके मंत्रालयों के नाम आपको याद रखना। ये आपका टास्क नंबर 1 है, आज का होमवर्क है आपका। ये भाई साहब कर लेना, देखो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजा जी को 1944 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए फेमस है, मतलब इंपॉर्टेंट है, और भारत रत्न पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में, मतलब या भारत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे सी राजगोपालाचारी जी, जिसको हम लोग राजा जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कैश फ्री पेमेंट के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कौन बने हैं? राजकुमार राव जी, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान या फिर सलमान खान। तो कैश फ्री पेमेंट जो होता है आप लोग जानते होंगे, पेमेंट गेटवे होता है, जैसे आपका भीम वगैरह हो गया, तो उसी तरीके से कैश फ्री पेमेंट एक गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव बने हैं। राजकुमार राव की मूवी तो आप लोग देखते होंगे, ठीक है, और राजकुमार राव की जो एक मूवी थी ना, वो कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, कई सारे लोग इस जो है इस लाइन को अपनी टैगलाइन अपनी लाइफ की बना लेते हैं, और ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इस राह पर चलते हैं। कई बार तो बड़ा गजब होता है भाई साहब, मतलब वो सक्सेस भी पा लेते हैं। मतलब अगर कहीं उनको धोखा मिलता है आजकल तो इंतकाम तो लेते हैं सक्सेस, अच्छी बात है, लेकिन किसी को बदला लेने के लिए आप तैयारी ना करें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिश्ते माधुर्यता वाले होते हैं, बदला लेने के लिए नहीं होते हैं। सम्मान जन के रिश्ते होते हैं, सम्मान करिए रिश्ते का। कोई आपको छोड़ के जाता है तो आप इस पर विचार करिए कि क्या आप में कुछ कमी थी या कुछ और था, या फिर अगर दूसरा पक्ष इसका होता है कि आप बहुत अच्छे हैं फिर भी कोई चला गया, तो ठीक है। दरअसल यह आपका नुकसान नहीं बल्कि सामने वाले का नुकसान है, क्योंकि आप बहुत बेहतर इंसान हैं। सामने वाला अगर आपका साथ नहीं देता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि कहा गया है ना कि जीवन में एक सितारा था, मानाओ बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, और जो बीत गई सो बात गई। अक्सर मैं लाइन कहता हूं, तो इसलिए दुखी मत रहा करिए, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो राजकुमार राव का नाम आ गया था इसलिए मुझे याद आ गई। ठीक है, वो मूवी देखी होगी आपने ना, लड़की जिसमें वो बन जाती है रजिस्ट्रार, पीसेस की भाई साहब वो पोस्ट होती है रजिस्ट्रार की। ठीक है, आप पीसेस तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रार की पोस्ट होती है, पैसा वाली पोस्ट मानी जाती है। खैर चलिए, लेकिन आपको बनना है एसडीएम पीसेस से और यूपीएससी से आईएएस प्रॉपर। ओके चलो, तो राजकुमार राव कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और सेम वही पॉइंट यहां पर है। और कैश फ्री पेमेंट की स्थापना 2015 में होती है। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो इसका जो कैश फ्री पेमेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। या भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और राजकुमार राव ऐसे भी फेमस आदमी है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में शतरंज के विश्व चैंपियन बने हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगातार कई दिनों से चर्चाओं में था, हालांकि ये प्रश्न छूट गया था मेरे से, नहीं बनाया था मैंने, तो बहुत चर्चाओं में, बहुत कॉमन प्रश्न है, आप जानते होंगे इसका उत्तर। डी मुकेश जी अभी हाल ही में विश्व चैंपियन जो है बने हैं शतरंज के, और वो बेसिकली भारत के दूसरे व्यक्ति बने हैं। पहले पर कौन है, जो आपके विश्वनाथन आनंद जी हैं, और दूसरे स्थान पर डी मुकेश जी हैं।
ठीक है, बहुत कम उम्र में इन्होंने खिताब हासिल किया है। और वैश्विक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो 18वें नंबर के बेसिकली डी कुमकेश जो है 18वें नंबर के वैश्विक चैंपियन जो है बन गए हैं। यह फैक्ट भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। यही सारे जो है इसमें फैक्ट लिखे हुए हैं और लिंग डिरेन को उन्होंने हरा करके बेसिकली यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट यहां पर वही मेंशन है जो हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद पर हमला हुआ अभी जो है दिसंबर माह ही था जब संसद पर हमला हुआ था। वर्ष 2001 का समय था। तो आप देखेंगे तो सी जो है अपने आप में क्या है, राइट इसका आंसर हो जाएगा। और 13 दिसंबर, क्या 13 दिसंबर बेसिकली शायद वो, हाँ 13 दिसंबर, बिल्कुल 13 दिसंबर 2001 का वो दिन था जब हमारे देश में जो है संसद पर हमला होता है और बड़ी वीरता के साथ में, बड़ी कर्मठता के साथ में, बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जो भी सिपाही लोग थे उन्होंने संसद हमले को नाकाम किया और देश को सुरक्षित हाथों में रखा। ये हमारे जो भी शहीद हुए थे सिपाही लोग थे, जो भी सैनिक थे, उनको नमन है, श्रद्धांजलि है उनको जो वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन देश हमेशा आतंकवाद का विरोध करता है और आतंकवाद की परिभाषा मैंने कई बार आपसे बोली है कि अभी तक डिफिनीशन टेररिस्ट की या टेररिज्म की नहीं डिफाइन की जा सकी है। बड़ा दुख होता है इस बात का कि टेररिस्ट क्या होते हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। कोई किसी को आतंकवादी कहता है, कोई किसी को आतंकवादी कहता है, कोई किसी को आतंकवादी कहता है। लेकिन डिफिनीशन दरअसल आतंकवाद की होनी चाहिए कि दरअसल आतंकवाद किसको कहते हैं। और ये एक वैश्विक बीमारी बन गई है जहां पर कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर या किसी और के नाम पर जो है जिहाद के नाम पर चीजें चलाई जाती हैं। बड़ा खराब चीज है। इस पर मुझे लगता है कि सभी देशों को मिलकर के इस पर काम करना चाहिए। खैर, आतंकवाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद वैश्विक बीमारी है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, इस पर जो है यानी कि टेररिज्म पर आप लोग जो है अच्छे तरीके से नोट्स जरूर बना लीजिएगा। कई बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न जो है टेररिस्ट से या टेररिज्म से पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संसद पर हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। आतंकी हमले के दौरान संसद की सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के 8 सुरक्षाकर्मी और सीपीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी बेसिकली क्या हो गया था, शहीद हो गया था। और 2024 में संसद पर आतंकी हमले की 23वीं जो है बरसी भी मनाई जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देश के औद्योगिक उत्पादन यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी अक्टूबर 2024 में बेसिकली कितना हो गया, कितना % की वृद्धि हुई है बेसिकली। तो वही पूछा आपसे कि देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष अक्टूबर में बढ़कर के कितनी हो गई, कितने % हो गई है। तो ऑप्शन है आपके सामने 3.5% या 4.5% या सी 5% या फिर डी 6%। तो ये हो गई भैया आपका बेसिकली 3.5% की वृद्धि हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष अक्टूबर में बढ़कर के 3.5% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त माह में मामूली कमी के बाद, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में लगातार औद्योगिक उत्पादन क्या है, बढ़ा है। और आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान केंद्र सरकार औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एमएसएमई के लिए और स्वरोजगार के लिए बहुत बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर काम कर रही है। सरकारी नौकरी के मामले में तो थोड़ा सा वर्तमान सरकार कटघरे में हमेशा खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी मुझे लगता है, लेकिन बाकी के इन कार्यों में उद्योग जगत में जो है बेहतर कार्य कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है। और हाँ, बीजेपी का सपोर्टर भाई साहब नहीं हूं, ऐसा ना किसी का सपोर्टर हूं, मैं एक शिक्षक हूं, तो सभी लिए मेरे लिए सभी पार्टियां बराबर है। एक दिन कमेंट आया था कि बीजेपी का सपोर्टर हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग भी गजब करते हो। औद्योगिक उत्पादन के 3 प्रमुख जो है घटकों में विनिर्माण क्षेत्र में 4.1% की वृद्धि हुई है, जबकि विद्युत उत्पादन में 2% बढ़ा और खनन गतिविधियों जो है 0.9% की इसमें वृद्धि हुई है। तो ये कुछ डेटा है। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई चीज आती है तो आप लोग इन सारे डेटा का इस्तेमाल आप लोग पीसीएस मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं। ठीक है, कई बार छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो है ना कूट के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ ली जाती है। जैसे मैं तो वन लाइनर फॉर्म में कराता हूं, लेकिन कूट के फॉर्म में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो डेटा आपके सामने दिया है ना, कई बार कूट में यही सारे डेटा आपके मेंशन कर देता है, आप हक्का बक्का हो जाते हो। ठीक है, कि अरे अरे क्या पूछ लिया, यही से पूछता है भाई साहब, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, WHO यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, या IMF के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के बारे में हमने कल परसों में आपको बताया था, आपको याद होगा। तो आपको बताना है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसकी द्वारा जारी की गई है। तो सिंपल सी बात है, यह अगर कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो बेसिकली
ये जो है WHO के द्वारा ही जारी किया जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो भी गतिविधियां होती हैं वैश्विक स्तर पर WHO करता है। IMF के बारे में आप लोग जानते होंगे, मुद्रा के बारे में है, ये नीति आयोग के बारे में जानते होंगे, और यूनिसेफ तो बच्चों के लिए कार्य करता है, तो यूनिसेफ तो होगा नहीं, इसलिए WHO ही हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इस रिपोर्ट के कुछ हम बिंदु देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया, WHO ने जारी किया इस रिपोर्ट को। दूसरा, वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामले 2023 में 263 मिलियन हो गए हैं भाई साहब। ठीक है, बड़े एक वृद्धि हुई है अपने आप में, और मलेरिया के कुल वैश्विक मामलों का 94% अफ्रीकी क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। आप एक बात ध्यान रखो कि जो भी अफ्रीकी कंट्रीज है ना, वहां पे बेसिकली क्या होता है कि डिजीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, मतलब परसेंटेज ज्यादा होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं एक अच्छी बात बताता हूं कि कोई भी कंट्री अगर है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई ग्रीष्मकालीन अगर कोई कंट्री है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन, ठीक है, यानी कि कोई गर्म क्षेत्र है, ठीक है, गर्म क्षेत्र, यानी कि अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। क्या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अगर कोई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या गर्म क्षेत्र या ग्रीष्मकालीन प्रदेश है या देश है, तो ध्यान रखना कि जो जितना गर्म क्षेत्र होगा वहां पर की जो बायोडाइवर्सिटी होगी, क्या वहां की जो बायोडाइवर्सिटी होगी, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो क्या होगी, बहुत रिच होगी, यानी कि बहुत ज्यादा होगी। और जिस भी देश या जिस भी क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, ध्यान रखना वहां पर बेसिकली क्या होता है, डिजीज की संख्या ज्यादा होती है, नंबर ऑफ डिजीज, DISEASE, डिजीज क्या होगी, बढ़ेगी। अगर गर्म है प्रदेश तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो फिर क्या होगा, डिजीज क्या होंगे, ज्यादा होंगी। इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज बेसिकली क्या होती हैं, वहां पर कई प्रकार की बीमारियां अक्सर देखने को मिलती हैं। भारत भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हालांकि यहाँ का तापमान और सब कुछ मेंटेन रहता है, लेकिन फिर भी गर्मी, मतलब यहाँ की जो जलवायु है कुछ ऐसी है, और बायोडाइवर्सिटी यहाँ की क्या है, रिच है, तो यहाँ पर भी एक बड़े स्तर पर बीमारियां देखने को आपको मिलती हैं भारत जैसे देश के लिए। ठीक है, याद रखना। तो अगर क्षेत्र ग्रीष्मकालीन है तो बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, बायोडाइवर्सिटी रिच होगी तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जानवरों और मनुष्य दोनों में देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, यह बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं तो भारत में मलेरिया के मामले घटकर 2 मिलियन हो गए हैं, यानी कि भारत में मलेरिया पर क्या किया, बहुत ही काफी ज्यादा क्या किया है, कंट्रोल किया है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बड़े लंबे अरसे से जो है एड आता रहता है टीवी पर, और बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारे माध्यमों से जो है मलेरिया को कंट्रोल करने का काम भारत सरकार ने किया है। ठीक है, मलेरिया के बारे में हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, ठीक है, उसके कारण ये फैलता है, और जो मादा एनाफ्रीज होती है वो अगर मच्छर काटता है तो ये मनुष्य में बेसिकली क्या होता है, फैलता है। परजीवी के नाम प्लाज्मोडियम है और मच्छर जो है मादा एनाफ्रीज है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं रहना है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये बेसिकली वाहक है। ठीक है, कौन, ये एनाफ्रीज जो ये है आपका मच्छर। ठीक है, मलेरिया के लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो कपकपी, सिर में दर्द, ठीक है, और फीवर वगैरह जो है क्या होता है। ये ला गलत लिख गया, इसको हटा दो। ठीक है, बुखार, ठंड लगना, बाकी सर दर्द भी यहां पर, हेडेक भी यहां पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मलेरिया के सिम्टम्स है, लक्षण है अपने आप में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में एक लंबे समय के बाद मार्बल्ड बत्तख यानी कि बत्तख डक को जो है देखा गया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, और मानस जो है नेशनल, सॉरी स्थल हो गया है, इसको नेशनल कर लीजिए, मानस नेशनल पार्क होगा। ठीक है, स्थल नहीं होगा, मानस नेशनल पार्क। तो बेसिकली हाल ही में जो है ये जो आपका मार्बल्ड बत्तख है, एक प्रकार का बत्तख है ये, और ये सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है आपका, जो कि कहां पर है, हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है, वहां पर बेसिकली ये बत्तख को देखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें कुछ एक पॉइंट है कि यह बत्तख बेसिकली रूस, भारत, चीन और दक्षिणी यूरोप में बेसिकली ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और लंबे समय के बाद बेसिकली ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क में देखा गया। इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होता है, जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी जीव जंतु जो कि एक लंबे समय के बाद उसकी उपस्थिति अगर दर्ज की जाती है तो वह प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट।
इसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और कई बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। और 2021 में बेसिकली इसे रामसर साइट के रूप में जो है वैश्विक धरोहर के रूप में इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपके लिए क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है किसका? अस्थियों के यानी कि बोन्स का, या शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का, या फिर जल का। बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। बताइए कि बेसिकली जो इसका अधिकतम भाग है किससे बना हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में जाकर के कमेंट का उत्तर जरूर देंगे, मतलब प्रश्न का, ठीक है। अब है पीसीएस मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न कि कुंभ की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, और डैम श्योर है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होगा? पूछा जाएगा। वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है प्रश्न है। तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और जो है आगे इसको जरूर बढ़ा दीजिएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल जो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, आपको काफी कुछ जो है फायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।